हाय एंड वेलकम टू द NumPy सेशन। इस सेशन के अंदर हम जानेंगे कि पाइथन पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लाइब्रेरीज़ में से NumPy क्या है, किस तरह से इसमें वर्किंग होती है, ना सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि हम कोल ऐप पर यानी ऑनलाइन IDE पर इस्तेमाल करते हुए NumPy के डिफरेंट ऑप्शंस में इस्तेमाल होने वाले बिल्ट इन मैथड्स को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग अहेड लेट मी रिमाइंड यू कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और उसके प्लेलिस्ट पर जाने के बाद वो तमाम चीज़ें जो कि यहाँ पर सेपरेट डिसिप्लिन के साथ मौजूद हैं विद ईज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, जबकि जो भी कोड है कंटेंट रिलेटेड वो मेरे ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि NumPy क्या है और बेसिक डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर हम उसको परफॉर्म करके भी देखेंगे पाइथन को यूज़ करते हुए। मैंने इस वक्त कोलैब पर यूज़ किया हुआ है। इसे आप चाहें तो लोकल मशीन पर अगर एनाकोंडा या डिफरेंट टाइप्स की IDs में से कोई ID आपके पास मौजूद है तो आप उस पर भी रन कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ NumPy? NumPy is a general purpose array proceeding package or library. It's provide a high performance multi-dimensional array object and tool for working with these arrays। यानी ये एक जनरल पर्पस एरे प्रोसीडिंग पैकेज या लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए से आप हाई परफॉर्मेंस वे ऑफ n डायमेंशनल डेटा यानी n डायमेंशनल ऑफ एरे के फॉर्म पर अगर आप कोई डेटा या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और उसके ज़रिए से कोई हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए आप NumPy इस्तेमाल कर सकते हो। It is the fundamental package for scientific computing with Python. It contains various features including these important ones: a powerful n-dimensional array object, sophisticated broadcasting function that is one of the important features, tool for integrating C, C++ and Photon code, useful linear algebra, Fourier transform and random numbers capabilities. Beside its obvious scientific use, NumPy can also be used as an efficient multidimensional container of generic data. Arbitrary data type can be defined using NumPy, which allow NumPy to seamlessly and speedily integrate with a wide variety of the database. In simple word, जो मैथ्स से रिलेटेड काम है विच मीन लीनियर अलजेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्म और रैंडम नंबर कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद है, जिसके ज़रिए से आप इंटीग्रेटिंग टूल्स जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंटीग्रेट हुए हैं उसको यूज़ करते हुए आप इन तमाम मैथ्स से रिलेटेड चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा जो मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट है उसे जेनरिक फॉर्म पर सॉल्व करने की ये कैपेसिटी रखता है। अच्छा, जब मैं n डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने डेली लाइफ में या पाइथन लैंग्वेज के अंदर या AI के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को देखें तो जो भी डेटा हमारे पास मौजूद है हम उसे इन टर्म ऑफ दी स्केलर वैल्यू, वेक्टर वैल्यू, टेंसर्स या फिर एरे के फॉर्म पर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इमेजेस हैं, इमेजेस के कलर्स होते हैं, कलर्स के हमारे पास नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब एट लास्ट कलर्स के नंबर्स आ गए तो हमारा जो कंप्लीट डेटा है विच मीन जो स्नैप है या इमेज है वो इन टर्म ऑफ या तो एरे कन्वर्ट हो जाएगी या एट लास्ट हमारे पास टेंसर्स के फॉर्म पर आ जाएगी, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स या फिर एरे। तो एट लास्ट जितने भी हमारे पास ऑडियो, वीडियो फाइल या टेक्स्ट फाइल है, जब भी हम कंप्यूटिंग के वर्ल्ड पे जाते हैं तो वहाँ पर उसकी रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ दी नंबर्स ही होती है। अब वो नंबर्स एरे के फॉर्म पे हो सकता है या डिफरेंट वेक्टर या स्केलर के फॉर्म पर आ सकते हैं। Also, NumPy main object is a homogeneous multidimensional array. It is a table of the element, usually numbers, all the same types, indexes by the tuple of the positive integer or negative as well. But in NumPy, dimension are called axis. The number of the axis is rank. NumPy array class is called ND array. यानी जब मैं NumPy को यूज़ करते हुए array बनाऊंगा तो उसकी जो क्लास है वो n डायमेंशनल array कहलाएगी, जिसको शॉर्ट में ND array कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द एलियास एरे, ठीक है, जिसको हम एज ए एलियास फेक नेम एरे के तौर पे भी देते हैं। तो ये हमने बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर समझ ली कि एक्चुअली NumPy क्या है और वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इम्पॉर्टेंटली वन चीज़ ऐड करते चलूँ कि NumPy को C लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इसे लिखा गया है, ठीक है। तो अक्सर ये भी सवाल इंटरव्यू में या MCQs फॉर्म पर आता है कि NumPy को जो लिखा गया है वो C लैंग्वेज पे लिखा गया है और उसको ज़्यादातर इस्तेमाल जो है पाइथन के साथ एज अ पैकेज या लाइब्रेरी किया जाता है। अब हम सबसे पहले कोडिंग सेशन पे काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा NumPy। तो मैंने लिखा इंपोर्ट NumPy एज NP और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अब आप इस NP को एज ए एलियास इस्तेमाल करते हुए किसी भी वेरिएबल के अंदर अपने एरे को n डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं, उसकी टाइप जान सकते हैं, उसके डायमेंशन जान सकते हैं, शेप्स, साइज़, डेटा टाइप, ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रिंट से पहले मैं कोशिश करूँगा कि एरे डिफ़ाइन करूँ। तो मैंने अपने एरे का नाम रखा
array1 इन शॉर्ट, np.array, और उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्मेट बताओगे। तो यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म पर मैं एक एरे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने अपने लिस्ट के अंदर 1 2 3 एक वैल्यू लिखी, कॉमा प्रेस करके एंटर सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि डायमेंशन समझना हमारे लिए आसान हो, और सेकंड पर हमने दूसरी वैल्यू लिखी। तो आप अगर बगौर देखो तो इस वक्त जो मैंने ARR1 के अंदर वैल्यू सेव की है बाय यूजिंग numpy एरे, वो इस वक्त 2 रॉज एंड 3 कॉलम पर बेस करती है, यानी 2x3 का मैंने एक एरे क्रिएट किया है। 2x3 का एरे क्रिएट करने के बाद हम जानना चाहते हैं कि इस एरे का टाइप क्या है, इसके डायमेंशन कितने हैं, एक्सेट्रा। तो इसके लिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर टाइप ऑफ array1 लिखूँगा। इसी तरह से टाइप ऑफ जो हमारे वेरिएबल का नाम है array1, इसको हमने यहाँ पर कॉल किया एंड डायमेंशन, ये हमारे डायमेंशन को कॉल करेगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पर कॉल किया array1 डॉट शेप, ठीक है। सिमिलरली प्रिंट के अंदर हमने array1 को कॉल करते हुए साइज़ कॉल किया कि हमारे array1 का आप साइज़ बताओ हमें, और एट लास्ट हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं अपने array1 का डेटा टाइप। तो इन शॉर्ट हम लिखेंगे डी टाइप, दैट्स इट। एग्जीक्यूट करते हैं अपने कोड को, शिफ्ट एंटर एग्जीक्यूट किया मैंने। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि टाइप जो है हमारी वो numpy.nd एरे आ रही है, जो यही चीज़ है अभी मैंने थ्योरेटिकली आपको यहाँ पर बताई। इसी तरह से हमारे पास एरे की जो डायमेंशंस हैं वो बताई जा रही है कि 2 डायमेंशन हमारा एरे यानी 2D एरे, शेप 2x3 है यानी 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स हैं। साइज़ का मतलब है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, तो बताया जा रहा है यहाँ पर 6 हैं। जबकि हमारे जो डेटा टाइप है वो इंटीजर 64 है, जो कि बिट के फॉर्म पर होता है, यानी नंबर्स जो हैं वो इंटीजर हैं, लेकिन वो 16 बिट भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 64 भी हो सकते हैं। तो 64 बिट इस वक्त डिफ़ॉल्ट तौर पे यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह हमने ये जाना कि हम numpy को यूज़ करते हुए डायमेंशन एन डायमेंशन एरे क्रिएट किस तरह से करेंगे, उसकी टाइप, डायमेंशन, शेप, साइज़ और टाइप कैसे जानेंगे। आगे चलेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम numpy के अंदर अगर एक एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्या हम उसके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि फ्लोट डेटा टाइप को क्रिएट करूँ, बिल्कुल ऐसा भी है। तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से, और np.array, ठीक है। सेम वैल्यूज़ ले लेते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर पेस्ट किया, और इसके नाम को चेंज करके मैंने एरे की जगह A1 लिख दिया। उसके बाद जहाँ पर एरे की वैल्यू एंड हो रही है उसके बाद आप कॉमा प्रेस करके यहाँ पर कॉल करोगे डी टाइप, विच मीन डेटा टाइप, और डेटा टाइप की वैल्यू पर सिंगल कोटेशन पर मैंने लिख दिया फ्लोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एरे क्रिएट होगा तो ए की वैल्यूज़ इस वक्त 1 2 3 4 5 6 ज़रूर है, लेकिन डेटा टाइप इसका क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। लेट्स सी, चेक करेंगे। तो मैंने अपने कोड को एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद जो डेटा टाइप था हमारा हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसके लिए मैंने लिखा प्रिंट ए डॉट डी टाइप, एग्जीक्यूट करते हैं, एंड हियर इट इज़ फ्लोट 64। जबकि जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो यहाँ पर इंटीजर के ही फॉर्मेट पे लिखे हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम फ्लोट या डबल वेरिएबल लेते हैं तो हम पॉइंट के साथ वैल्यू भी लिख सकते हैं और विदाउट पॉइंट भी वहाँ पर लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एक एरे जनरेट करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आप चाहें तो लिस्ट या ट्रिपल वेरिएबल जो हम ऑलरेडी पाइथन के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आप उस लिस्ट को या उस ट्रिपल को भी यूज़ करते हुए एक एरे जनरेट कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर बी के नाम से, और इसमें वही वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो वैल्यू चेंज कर दें। और अब मैं यहाँ पर क्या चेंजिंग करूँगा उसे हमें समझना है कि इस ब्रैकेट की जगह, ठीक है, जो कि हमने एरे के फॉर्मेट की लार्ज ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ की थी, इन दोनों की जगह मैंने स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज़ किया, और इसी तरह यहाँ पर भी हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज़ किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर ट्रिपल को यूज़ कर रहा हूँ एरे के लिए, ठीक है। बाकी जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। तो मैंने यहाँ से इस ब्रैकेट को भी हटाया और इसी तरह से इस ब्रैकेट को भी हटाया। एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर ज़रूरत है तो आप 1 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे प्रिंट करवा देते हैं डायरेक्टली बी डॉट डेटा टाइप। तो बाकी डेटा टाइप तो अभी हमने चेंज नहीं किया है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली चाहें तो उस फॉर्मेट को देख सकते हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। शेप देखना चाहते हैं, डायमेंशन देखना चाहते हैं, या एरे को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैंने टपल को इस्तेमाल किया, और डायरेक्टली चाहूँ तो मैं भी को एज लाइक दिस डिस्प्ले करवा सकता हूँ जो भी वैल्यूज़ हैं। तो आप देख रहे हो कि ये है ओरिजिनली टपल, लेकिन जब वो एरे के फॉर्मेट पर आ रहा है तो इस तरह से लार्ज ब्रैकेट के अंदर डिस्प्ले हो रहा है।
तो इस वक्त हमने ये देखा कि हम एरे जनरेट किस तरह से करते हैं, फिर उसके बाद हमने ये देखा numpy का इस्तेमाल करते हुए मैं किसी डेटा टाइप को चेंज कैसे कर सकता हूँ। फिर हमने ये देखा कि मैं दूसरे डेटा टाइप्स को भी एज लाइक एरे इस्तेमाल करते हुए अपनी वैल्यू को सेव कर सकता हूँ और उसे डिस्प्ले कर सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से एरे बनाने का एक और तरीका हमारे पास मौजूद है जहाँ पर हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बेस पर एरे जनरेट करते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की क्वांटिटी आपको बतानी होती है कि 3/4, 5/3 वट एवर जो भी क्वांटिटी है उसके बेस पर आप ज़ीरोज़ की क्वांटिटी पर एरे जनरेट करते हैं। कैसे? मैंने एक वेरिएबल बनाया सी, उसके बाद लिखा np.zeros और उसके बाद आप यहाँ पर काउंट बताओगे। तो मैंने यहाँ पर काउंट लिखा 3,4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक एरे जनरेट करना चाह रहा हूँ ज़ीरोज़ की क्वांटिटी पे जिसमें 3 रॉज एंड 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये करने के बाद मैंने प्रिंट करवाया सी को एंड दैट्स इट। एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख रहे हो कि यहाँ पर जिस तरह से हमने एरे जनरेट किया था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर नंबर्स बताए थे। अब मैं एरे ही जनरेट कर रहा हूँ लेकिन डिफ़ॉल्ट तौर पे ये मेथड ज़ीरोज़ की क्वांटिटी लेकर जाता है और वहाँ पर उसके बाद जो भी क्वांटिटी आपको ज़ीरोज़ पर बतानी होती है विद रिस्पेक्ट टू द रॉस वो आप जनरेट करके यहाँ पर बता सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसमें आयोटा और आयोटा स्क्वायर मौजूद होता है, आप चाहें तो उस फॉर्मेट पे भी एरे जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होगा वो जिस तरह से हम डॉट एरे इस्तेमाल कर रहे हैं या डॉट ज़ीरो इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम डॉट फुल इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ डी और मैं कहता हूँ np.full और 3/3 का एक एरे बनाता हूँ मैं, और उसके बाद ब्रैकेट से बाहर आकर हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिखी 6 और डेटा टाइप मैंने यहाँ पर बता दिया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विच मीन जो आयोटा के साथ होती है उसको मैंने यहाँ पर कॉल किया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और साथ ही साथ हम इसे डिस्प्ले करवा देते हैं। दैट्स इट। ओके, ये ब्रैकेट यहाँ पर एक्स्ट्रा है, उसे हमें हटाना होगा, नॉट हेयर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो वैल्यूज़ हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीजर वैल्यू को भी होल्ड करता है, जैसे 1 + 2 आयोटा, 3 + 5 आयोटा, या फिर आप सिंपली सिर्फ आयोटा के साथ भी वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर जो 6 लिखा गया है वो हर एक नंबर के साथ मौजूद है, जबकि 3/3 का एरे मौजूद होगा इन टर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो यही वजह है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 रॉज एंड 3 कॉलम पे मौजूद है और हर नंबर्स के साथ यहाँ पर 6 मौजूद है जो आप यहाँ पर लिखोगे, जो भी नंबर आप तुम उसके साथ चाह रहे हो। तो वो इनिशियलाइज होगा तमाम नंबर 6 के साथ। अगर 6 की जगह कुछ और नंबर लिखोगे तो उस बेस पर आपका एरे इनिशियलाइज होगा और प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं कोई रैंडम नंबर जनरेट करना चाहता हूँ, उसमें रॉज एंड कॉलम बताऊँगा और उसके ज़रिए से भी हमारा एरे जनरेट हो जाएगा। लिहाजा इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और ई के नाम से हम एक वेरिएबल जनरेट करते हैं और उसके बाद लिखता हूँ मैं np.random और उसके बाद हमने 2/2 का एक एरे जनरेट कर दिया और इस बेस पर हम अब ई वेरिएबल को प्रिंट करवा देते हैं। तो मैंने एग्जीक्यूट किया और हेयर इट इज़ आप देख रहे हैं 2 रॉज एंड 2 कॉलम के बेस पर यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ और उस बेस पर रैंडमली जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे उस बेस पे एक रैंडम नंबर आएगा और उसके बेस पर हमारा एरे जनरेट हो जाएगा, जो हमें यहाँ पर दिख भी रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि कोई सीक्वेंसेस बेस पर एरे जनरेट हो, यानी तुम अरेंज इस्तेमाल करो या लाइन स्पेस मेथड का इस्तेमाल करते हुए तुम ये बताना चाहते हो कि 0 से लेकर 30 के दरमियान एक एरे जनरेट हो और हर नंबर में जो डिफरेंस आए 2 का है, 3 का है, 4 का है, उस बेस पर भी आप एक एरे जनरेट कर सकते हैं। लिहाजा मैं इस कोड से नीचे कुछ कोड एरिया चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट पे जाके कुछ कोड को ऐड करवा लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं f और np.arange मेथड को मैं कॉल करता हूँ और उसके बाद मैंने लिखा 0, 30, 5। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक ए रेंज को इस्तेमाल करते हुए जिसमें इनिशियल वैल्यू, लास्ट वैल्यू और इंक्रीमेंट बेस 3 पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके ज़रिए से मैं एक एरे जनरेट करना चाह रहा हूँ जिसमें हर एक नंबर के बाद 5 नंबर्स का गैप होगा। ठीक है, जो कि आप इंटेलिजेंस में भी देख रहे हो कि स्टॉप और स्टार्ट के साथ 2 पैरामीटर्स में मौजूद हैं और अगर आप 5 नहीं लिखोगे तो डिफ़ॉल्ट तौर पे वो 1 रीड करेगा उसे, यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस बेस पर मैंने ये करने के बाद इस f को प्रिंट करवाया और देखते हैं कि अब जो हमारा एरे जनरेट होता है वो किस में। तो 1 डायमेंशनल एरे यहाँ पर आ चुका है इन टर्म ऑफ द एक लिस्ट एज लाइक और हर में नंबर पे जो डिफरेंसेस है वो 5 का है।
बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एक सीक्वेंस चाहते हो 10 नंबर्स का या 10 वैल्यूज़ का, तो वो भी आप बाय यूजिंग लाइन स्पेस क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने एक वेरिएबल लिया जी और np डॉट लाइन स्पेस यूज़ किया मैंने, और अब मैं फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, तो आप देख रहे हो कि रिटर्न इवनली स्पेस नंबर ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल। तो जो स्पेस नंबर होता है इवनली, उसको वो क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा जो भी आप रेंज में बता रहे हो। तो 0 5 10 लिखा मैंने, और उसके बिहाफ पर मैंने अपने इस वेरिएबल जी को डिस्प्ले करवा दिया। तो अभी हमें डिफरेंस साथ ही साथ पता चल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि NP ए रेंज के अंदर 0 से 25 तक की वैल्यूज़ इसलिए चली क्योंकि वो 30 तक पे जाके कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो लाइन स्पेस पे क्या हुआ, 0 से वैल्यू शुरू हुई, 0 से वैल्यू स्टार्ट ज़रूर हुई है, लेकिन 5 के दरमियान उसने अपनी वैल्यूज़ को लाइन स्पेस पे क्या किया है, ब्रेक किया है। तो 0.5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और एट लास्ट 5 है। यानी 0 से 5 तक की तमाम वैल्यू डिस्प्ले हुई डेसिमल पॉइंट के साथ, लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या है, 10। तो अगर आप ये चाहते हो कि 0 से 5 तक की 50 वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाए इन टर्म ऑफ द एरे, तो आप थर्ड पैरामीटर्स में उनका काउंट बता दोगे और इस तरह से लाइन स्पेस को इस्तेमाल करते हुए आपका एक एरे जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से अभी तक हमने देखा कि नमपाई क्या है, नमपाई के अंदर हम एरे एंड डायमेंशनल कैसे क्रिएट करते हैं, डिफरेंट वेज क्या हैं एरे को क्रिएट करने का, वो तमाम चीज़ें देख ली। आगे जाएंगे तो हम अब देखेंगे कि उन एरेज़ को जिस तरह से हमने मल्टीपल वेज से क्रिएट किया है, हम उसमें मज़ीद कंप्यूटेशनल वे पे काम मज़ीद कैसे कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं रीशेपिंग की तरफ कि अगर हमारे पास एक एरे मौजूद है जो एन डायमेंशन पर मौजूद है, तो अगर वो 3/4 का है तो क्या मैं उसको 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या 3 से 4 डायमेंशन पे कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं। इस चीज़ को हम रीशेपिंग कहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है, इस चीज़ को समझते हैं हम। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करते हैं, ARR। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड नाउ बाय द नेम ऑफ ARR1। तो उसके बाद मैंने लिखा np.array और इस पर हमने एक लिस्ट क्रिएट की, और इसके अंदर आकर मैंने फर्स्ट एरे 1 डायमेंशनल, सेकंड डायमेंशन एंड थर्ड डायमेंशन, ठीक है। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल बेस मैंने रॉज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन बनाए, और यहाँ पर एक एरे क्रिएट होगा एज लाइक दिस। इससे हम हटा देते हैं। तो कुछ वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन हम इस पर रखते हैं। तो मैंने कहा 1 2 या वट एवर जो भी नंबर आप लिखना चाह रहे हो वो मैंने लिखा है यहाँ पर। इसी तरह से कुछ नंबर्स मैंने यहाँ लिखे और कुछ नंबर्स मैंने यहाँ लिखे एज लाइक दिस। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 रॉज, अगर मैं एंटर पास करके आपको दिखाऊं तो प्रॉपर्ली विजुलाइज होगा। तो इस वक्त 3/3 यहाँ पर वैल्यूज़ मौजूद हैं, और अगर मैं एक एक वैल्यू पढ़ा दूँ यहाँ पर एज लाइक दिस, तो कुछ विजुलाइजेशन बेहतर हो जाएगी हमारी, लाइक दिस। तो इस वक्त हमारे पास जो रॉज हैं वो 3 हैं, जबकि कॉलम 4 है। तो 3/4 मैं एरे से रीड कर सकता हूँ। तो ये एरे इस वक्त जनरेट हो गया। लेट्स सी, एग्जीक्यूट किया एरे 1। अब एरे 1 एग्जीक्यूट होने के बाद मैं इसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ 2 रॉस एंड कॉलम बाय 3, यानी जिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने लिखा न्यू एरे, और उसके बाद लिखा एरे ARR1.reshape, ठीक है, क्योंकि ARR जो है वो हमारा एरे है जिसकी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द रीडिंग क्या है, 3 रॉज एंड 4 कॉलम इसमें मौजूद है। और अब हम इसे रीशेप कर रहे हैं 2,2,3, यानी 2 एक्स एक्सिस, 2 वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमारे पास क्या हो गया, 3। लेट्स सी, एग्जीक्यूट किया मैंने, और उसके बाद हम दोनों को प्रिंट करवाते हैं। तो मैंने प्रिंट करवाया पहले ओरिजिनल एरे, और उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं जो हमारे पास न्यू एरे है, यानी जो रीशेप होने के बाद है। लेट्स सी, एग्जीक्यूट किया मैंने, और आप यहाँ देख रहे हो कि ये फर्स्ट एरे है हमारा जो कि 3 रॉज एंड 4 कॉलम पे मौजूद है। और जब ये रीशेप हुआ तो इस तरह से एक्स, वाई और जेड एक्सिस हमें दिख रहे होते हैं, ठीक है, यानी एज लाइक अ ग्रिड। आप 3D जब ग्रिड बना रहे होते हो तो क्योंकि डेटा की विजुलाइजेशन यहाँ पर एक सिंपल फॉर्म पर हो रही है, लेकिन एक्चुअल ये डेटा जो है एक्स, वाई और जेड फॉर्मेट पे आ चुका है। तो इस तरह से हम अपने डेटा को रीशेप कर रहे होते हैं। सिमिलरली रीशेप के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है फ्लैटनिंग का, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, एक एरे में मौजूद तमाम डेटा को या एलिमेंट को दूसरे वेरिएबल में या दूसरे एरे में ले जा रहे होते हैं इन टर्म ऑफ द कोलैप्स। तो कोलैप्स करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह फॉर्मेट डेटा को मूव करने को हम फ्लैटनिंग कहते हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन है, इसके लिए हम यहाँ पर एक और एरे जनरेट करते हैं। तो मैंने इसका नाम रखा एरे
ठीक है, जो एक्सचेंज हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर इस्तेमाल कर रखा है। तो मैंने कहा np डॉट एरे, और उसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर थोड़ा जूम आउट करता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद हमने कुछ एलिमेंट डिफाइन किया एज लाइक दिस। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट बनाए मैंने। एलिमेंट के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसी कोड पर हमने एक वेरिएबल बनाया FLARR जो कि फ्लैटनिंग के लिए इस्तेमाल होगा, और मैंने कहा एरे डॉट फ्लैटनिंग। ठीक है, फ्लैटन हमने यहाँ पर कॉल किया जो कि हमारा एक सेपरेट मेथड है, और वो क्या करेगा अभी हमें प्रिंट करने के बाद ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो एरे का नाम है ARR, जिसके अंदर हमारे जो एलिमेंट हैं वो 2 रॉज एंड 3 कॉलम पे मौजूद हैं, और FLARR जो एरे, जो फ्लैटनिंग एरे, वो कन्वर्ट होने के बाद FLARR में सेव होगा। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद दोनों एरे को हम प्रिंट करवाते हैं, यानी ARR, और उसके बाद प्रिंट करवाते हैं FLARR को, तो हमें आसानी के साथ इसका डिफरेंस पता चलेगा। तो आप फ्लैटिंग में देख रहे हो कि जो एरे ओरिजिनली 2 डायमेंशन पे था वो कोलैप्स हुआ। कोलैप्स होने से मुराद ये है कि वो 2D से 1D में कन्वर्ट हुआ, और 1D में कन्वर्ट होने के बाद FLARR में सेव हुआ, और उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो जो पहली चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी रीशेप से मुराद ये है कि डेटा की क्वांटिटी वही है लेकिन उसके डायमेंशन चेंज हुए। ठीक है, 2D से 3D में रीशेप हो गया, जबकि फ्लैटनिंग आपके डेटा को एक जगह कोलैप्स करता है, ठीक है, डायमेंशन को रिड्यूस करता है, और उसके बाद जिस फॉर्मेट पे भी आप उसे डिस्प्ले करवाना चाह रहे होते हैं वो डिस्प्ले आप करवा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो ये हमेशा फ्लैटिंग करके आपके डेटा को 1D में कन्वर्ट कर देगा। आगे चलेंगे, और अब हम देखते हैं कि स्लाइसिंग किस तरह से मुमकिन है। ठीक है, स्लाइसिंग से मुराद ये है कि आप अपने डेटा में से कुछ क्वांटिटी या रॉज या कॉलम्स को कट करोगे, हटाओगे। कैसे? मैं एक एरे बनाता हूँ, और np डॉट एरे, ठीक है, तो इस वक्त हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ले लेते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इस वक्त जो एरे वेरिएबल है उसमें जो क्वांटिटी सेव हो रही है, आप देख रहे हो कि 3 रॉज हैं और 4 कॉलम यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, ARR वेरिएबल में ये वैल्यू सेव हो चुकी है। अब हम स्लाइसिंग के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं टेम्प्ट, और टेम्प्ट में मैंने कहा कि जो एरे है हमारा उसको स्लाइस करो। किस तरह से? देखो, हम रॉज एंड कॉलम को यहाँ पर लेकर चलते हैं क्योंकि इस वक्त डेटा जो है वो टू डायमेंशनल पे मौजूद है, और इन फ्यूचर अगर आप कॉमा सेपरेटेड फाइल पर काम करो या इसी तरह से एक्सेल की एक्सटेंशन बेस पर काम करो, तो नॉर्मली वहाँ पे जो डेटा की विजुलाइजेशन होती है वो 2D में ऐसे ही होती है जिस तरह से यहाँ पर मौजूद है। तो फर्स्ट जो एरे के स्लाइसिंग में वैल्यू इस्तेमाल होती है वो रॉ के लिए होती है और सेकंड कॉलम के लिए होती है। तो मैंने कहा 2 रॉज और इसी तरह से 2 कॉलम लिया हमने। ठीक है, ऑल वैल्यू ऑफ सेकंड रॉ, ऑल वैल्यू ऑफ सेकंड कॉलम्स, और उसके बाद मैं अपने इस वेरिएबल टेम्प्ट को डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है, ओरिजिनली एरे के अंदर जो वैल्यू है वो ऑलरेडी सेव है, लेकिन इस वक्त जो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ टेम्प्ट को, और उससे पहले मैं प्रिंट करवा लेता हूँ ARR को, ताकि हमें ओरिजिनल वैल्यू भी दिखे। तो ओरिजिनल वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर ये है, जबकि टेम्प्ट के अंदर क्या हुआ, जो रॉ थी 2 वैल्यूज़ ऑफ रॉ, तो आप देख रहे हो जो पहली रॉ थी उसमें 2 वैल्यूज़ आ गई 1 2, और उसके बाद अगर आप कॉलम में देखो तो कॉलम में मैंने क्या कहा है, ऑल वैल्यू ऑफ सेकंड कॉलम। तो ऑल वैल्यू ऑफ सेकंड कॉलम में 2 वैल्यूज़ आई। ठीक है, कौन सी? 4 5, तो सेकंड पे आए और उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से आप स्लाइस करके, कट करके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी एरे में से या किसी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ में से, आइदर वो CSV एक्सटेंशन से आ रही हो या किसी लोकल फाइल से आ रही हो, कट करके उसे वेरिएबल में स्लाइसिंग के ज़रिए से सेव कर सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी इस पार्ट में। हमने अपने एरे को रीशेप किया, रीशेप करने के बाद हमने देखा कि हम अपने एरे को फ्लैटनिंग किस तरह से कर सकते हैं, फ्लैट मैनर पे किस तरह से ला सकते हैं। फिर हमने देखा कि स्लाइस ऑप्शन क्या है और किस तरह से हम अपने एक बड़े डायमेंशन ऑफ डेटा में से किसी स्पेसिफिक पार्ट को कट करके डिस्प्ले करके या इन फ्यूचर कहीं पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप अपने एरे के एलिमेंट्स को देखो तो आप पूरे एरे में चाहते हो फॉर एग्जांपल कि तमाम एलिमेंट्स में 1 वैल्यू ऐड हो जाए।
इसी तरह से आप चाहते हो तमाम एलिमेंट्स में से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएं, किसी वैल्यू से वो मल्टीप्लाई हो जाए, जिस तरह से हम पूरे एक मैट्रिक्स को या पूरे एरे को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बाय रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रामिंग बात करें तो हमें एक एक एलिमेंट को लूप के अंदर लेना होता था और उसके बाद वैल्यू मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन नमपाई इस काम को मज़ीद आसान बना देता है। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले हम अपने ओरिजिनल एरे की बात करें जो इस वक्त यहाँ पर ARR के नाम से मौजूद है। ठीक है ना, तो अगर मैं ARR डायरेक्टली लिख कर भी डिस्प्ले करूँ तो उसकी वैल्यू तमाम डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट लिखने के बाद मैंने कहा ARR, ठीक है, जो कि हमारे एरे का नाम है, और उसमें कर दिया मैंने +1। ठीक है, और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो ओरिजिनल एरे में यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ 1, जब मैंने उसमें ऐड किया तो ये क्या हो गया 2। इसी तरह से इसकी बात करूँ 6, 7, इस 7 की बात करें तो 8, तमाम वैल्यूज़ में 1 ऐड हुआ और उसकी तमाम वैल्यूज़ ऐड होने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। तो कितना आसान सा काम हुआ नमपाई को यूज़ करते हुए। हमने अब एरे जनरेट किया और उसमें एक वैल्यू ऐड कर दी आसानी के साथ। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करनी है तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एरे, जो नाम है आपके एरे का, और उसमें से मैंने एक वैल्यू या 2 वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। तो ओरिजिनल एरे ये रहा हमारा, 1 -2 माइनस की वैल्यू पे ले आया। इसकी बात करूँ 6 तो ये 4 हो जाना चाहिए, 4 हो गया। इसकी बात करूँ 4, 2 वैल्यू माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगी तो 2 हो जाएगा, और बिल्कुल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यही कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एलिमेंट के स्क्वायरिंग करना चाहते हो तो स्क्वायरिंग भी कर सकते हो। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दोबारा प्रिंट किया एज लाइक दिस, और इस पे लिखा मैंने एरे मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी एरे की वो तमाम 2 से मल्टीप्लाई होकर बाद डिस्प्ले हो गई। इसी तरह से स्क्वायरिंग करने के लिए पाइथन पे हम 2 टाइम स्टैरिक इस्तेमाल करते हैं एज लाइक 2। तो इसका मतलब है हर एक एलिमेंट जो इंडिविजुअल है उसकी पावर 2 हो गई, यानी 2 2 4, 4 2 16। ठीक है, इस तरह से सो ऑन तमाम वैल्यूज़ की पावरिंग होगी स्क्वायर के रिस्पेक्ट से और वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर स्क्वायर हुई हैं, उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरह से हमने मैथ्स रिलेटेड जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे वो भी हमने देखा, मल्टीप्लाई भी किया। और अगर आप ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई वे पे लिखना चाहते हो यानी मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो भी आप कर सकते हो, और एक ही लाइन पे करना चाहते हो तो वो भी मैंने यहाँ पर करके दिखाया। So similarly, by using NumPy, we can transpose the array और मैट्रिक as well। तो जो मैट्रिक्स होता है उससे भी हम ट्रांसपोज उस पर अप्लाई कर सकते हैं NumPy को इस्तेमाल करते हुए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक और एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने z वेरिएबल को यूज़ करते हुए एक एरे क्रिएट करना है। तो मैंने यूज़ किया np.array, और इस पर हम कुछ डायमेंशन बेस एरे क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ। This one not bad। और मैंने इसका नाम यहाँ पर z कर दिया, और 3x3 एरे क्रिएट कर लेते हैं। इट्स अप टू यू, आप जितने डायमेंशन रॉज एंड कॉलम रखना चाहें रख सकते हैं। यस, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये वैल्यू यहाँ पे रखी है। और उसके बाद हम इसे प्रिंट करवाते हैं। तो मैंने सिंपल z लिखा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ओरिजिनल एरे प्रिंट होगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा कि जो हमारा एरे है, ठीक है, यानी z, और उसके बाद हमने यहाँ पर t क्रिएट कर लिया, जहाँ जो कैपिटल T है विच मीन ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल एरे z। लेट्स सी, दोनों एरे को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि ट्रांसपोज पे होता है क्या है। एक्चुअली ट्रांसपोज में जो आपका मैट्रिक्स या एरे है उसमें जो रॉ है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसको बगौर देखो तो इस वक्त 2 3 12 एक रॉ में मौजूद है, लेकिन जब आपने ट्रांसपोज किया इस पे अप्लाई तो 2 3 12 जो एक रॉ में मौजूद था वो कॉलम में आ गया। इसी तरह 4 5 6 जो सेकंड रॉ में था वो सेकंड कॉलम में आ चुका है, और थर्ड रॉ में 6 5 एंड 34 जो मौजूद था वो थर्ड कॉलम में आ चुका है। दैट्स आर बेसिक वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज। तो हमने एक एरे जनरेट कर उस पर किस तरह से ट्रांसपोज अप्लाई किया हमने वो देखा। इसी तरह से जो ऑपरेशन है फर्दर एज लाइक अपने एलिमेंट में से कंप्लीट एरे डायमेंशन जितने भी एन डायमेंशन के मौजूद हैं उसमें से मैट्रिक्स नंबर मैक्स नंबर फाइंड करना, किसी ख़ास एक्सिस या रॉ एंड कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर फाइंड करना, तमाम एरे के एलिमेंट का सम मालूम करना, क्यूमुलेटिव सम मालूम करना, ये तमाम चीज़ें भी नमपाई के ज़रिए से मुमकिन है। लिहाजा मैं सेम एरे को यूज़ करता हूँ जो कि यहाँ पर इस वक्त z के नाम से मौजूद है, और डायरेक्टली हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे ताकि हम प्रॉपरली इस चीज़ को समझ सकें। तो मैंने कुछ लाइन ऐड करवा दिया, और हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट z डॉट मैक्स, ठीक है। और उसके बाद ये एक मेथड है,
और हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो जो हमारा एरे है अगर आप इसको देखो तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 34 है और वही वैल्यू यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो गई। सिमिलरली अगर मैं z डॉट मैक्स इस्तेमाल करूँ, लेकिन इस वक्त जो मैं मैक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक्सेस, ठीक है, जो एक्सेस आप बताओगे यानी फॉर एग्जांपल एक्सेस 1, ठीक है, तो एक्सेस 1 से मुराद क्या है, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ओरिजिनल एरे को भी यहाँ पर डिस्प्ले करवाएं। तो मैंने प्रिंट z लिख दिया ताकि ओरिजिनल एरे भी डिस्प्ले हो। तो इस वक्त ओरिजिनल एरे जो है वो ये रहा और इस वक्त एक्सेस 1 में मैक्सिमम मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले करवा लिया। अगर आप रॉ वाइज देखें तो इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 है, इसमें 6 है और इसमें 34 है और यही एक्सेस की तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। इसी तरह से आप एक्सेस 0 पे भी कर सकते हो, एक्सेस 1 पे भी कर सकते हो। तो सेम कोड मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर और अब मैंने यहाँ पर एक्सेस 0 करके कोड को एग्जीक्यूट किया। तो ओरिजिनल एरे ये रहा हमारे पास और सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। जिस तरह से वो रॉ पे चली अब ये कॉलम पे चल रही है। तो कॉलम पे अगर आप देखो 2 4 6 तो 6 मैक्सिमम है, 3 5 5 5 मैक्सिमम है, 12 6 34 यहाँ पे 34 मैक्सिमम है। तो इस तरह से हमने रॉज एंड कॉलम पे भी मैक्सिमम देख ली। सम चाहिए इनका तमाम एलिमेंट का, तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा प्रिंट करो किसको, z में से तमाम एलिमेंट का सम जो कि बिल्ट इन मैथड है। तो मैंने z डॉट सम लिखा, एग्जीक्यूट किया, तमाम एलिमेंट का सम हो गया। इसी तरह से क्यूमुलेटिव सम भी यहाँ पर आप डिस्प्ले करवा सकते हो। तो मैंने z लिखा CUM SUM, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्यूमुलेटिव सम शॉर्ट में CUM और SUM लिखा जाता है। अब किस एक्सेस का आप क्यूमुलेटिव सम मालूम करना चाहते हो, एक्सेस 0 का यानी रॉस का या कॉलम का, वो दोनों तुम यहाँ पर बता सकते हो। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, आप देख रहे हो क्यूमुलेटिव सम तमाम वैल्यूज़ का आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। इंडिविजुअली तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं जो आ रहे हैं। अगर तुम एक्सेस में बताना चाहते हो कि 0 एक्सेस का क्यूमुलेटिव सम आ जाए, फर्स्ट एक्सेस का आ जाए, तो यहाँ पर एक्सेस बताओगे। तो मैंने यहाँ पर एक्सेस लिखा, 0 डिस्प्ले करवाया, ठीक है। तो एक्सेस 0 के तमाम का क्यूमुलेटिव सम डिस्प्ले हुआ और इसी तरह से अगर मैं एक्सेस 1 लिखूँ तो उसका क्यूमुलेटिव सम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा जो कि यहाँ पर आ रहा है। आप ओरिजिनल एरे के साथ इसको डिस्प्ले करके देखेंगे तो बखूबी आप इनके सम को क्यूमुलेटिव वे पे फाइंड कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से हम चाहें तो अपने एरे को A और B, अगर मैं 2 एरे बना रहा हूँ, पहले तो हमने इंडिविजुअली देखा कि हम एरे के तमाम एलिमेंट्स का सम मल्टीप्लाई और किसी नंबर से करने के बाद किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। अगर आपके पास 2 सेपरेट एरे मौजूद हैं तो आप उन दोनों के दरमियान भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, एज लाइक उनको सम करना, दोनों के तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, ये तमाम चीज़ें भी यहाँ पर की जा सकती हैं। इसी तरह से A डॉट B यानी डॉट प्रोडक्ट करते हुए उनका मल्टीप्लाई करना वह भी आप मुमकिन है और वो भी किया जा सकता है। तो एक आसान सा एरे हम जनरेट करते हैं यहाँ पर पहले, ताकि ये बात हमें क्लियरली समझ में आए। तो मैंने एक A के नाम से एक एरे बनाया, ठीक है, और इसके अंदर हमने 2 बाई 2 का एक एरे जनरेट करना है ताकि समझना हमारे लिए आसान हो उनकी वैल्यूज़, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा 1, 2 एंड 3, 4। कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया और इस वेरिएबल को A से हमने B कर लिया। तो इस वक्त 2 एरे हमारे पास मौजूद हैं 2 बाई 2 के, एक का नाम A है और एक का नाम B है। इन दोनों को सबसे पहले तो हम सम करते हैं। तो सम करने के लिए मैं इसी यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि समझना आसान हो। तो मैंने लिखा A प्लस B एंड एग्जीक्यूट। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, आप देख रहे हैं कि 1 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 3 6 एंड 4 4 8। तो इस तरह से दोनों एरेज आपस में ऐड होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। इसी तरह चाहूँ तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया A मल्टीप्लाई बाय B, एग्जीक्यूट, एंड देयर इज़ अनदर रिजल्ट, प्रिंट, ठीक है, A ऑफ B, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 पे 2 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर लिया, यानी ये एलिमेंट इसकी पावर बन गया, ये एलिमेंट इसकी पावर बन गया, ये एलिमेंट इसका पावर बन गया एंड सो ऑन। तो आप वैल्यू चेंज करके भी इसका प्रॉपर्ली रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह से आप फर्दर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी आप इसका ले सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंट A डॉट ब्रैकेट B, ठीक है। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, तो तीसरा एलिमेंट यानी लास्ट जो चौथा आउटपुट है हमारे पास वो A डॉट B को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से जो साइंटिफिक ऑपरेशन है कैलकुलेशन से, जैसे साइन, कॉट, एक्सपोनेंशियल या स्क्वायर रूट के ऑपरेशन, वो भी आप इसे नमपाई को यूज़ करते हुए परफॉर्म कर सकते हो। तो इसके लिए मैं एरे A को इस्तेमाल करता हूँ, या फिर आप कोई नया एरे जनरेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट NP डॉट साइन ऑफ A, यानी इसका मतलब ये हुआ
कि जितने एलिमेंट इस वक्त ए में मौजूद हैं उनका साइन, क्योंकि मैं एक एलिमेंट को नहीं ले रहा, इस वक्त एक पूरे एरे को ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एक एलिमेंट को लेना चाहते हैं तो आप उसका एड्रेस भी बता सकते हो। तो इस वक्त जो 2x2 पे ओरिजिनल वैल्यू मौजूद है वो 1 2 3 4 है। तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 का साइन जो साइंटिफिक ऑपरेशन है वो करके परफॉर्म करके हमें दे दिया। इसी तरह से आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो np डॉट कॉस, ठीक है, कॉस भी कर सकते हैं, टेन भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। सिमिलरली हम प्रिंट करते हैं np डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ ए, ठीक है, सारी वैल्यूज़ का एक्सपोनेंशियल बेस वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से आप चाहो तो स्क्वायर रूट भी कर सकते हो तमाम एलिमेंट का। तो मैंने np डॉट sqrt लिखा, ठीक है, स्क्वायर रूट विच मीन, और उसके बाद हमने यहाँ पर अपने उस एरे का नाम लिख दिया जिस पर हम अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। तो वो तमाम एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाने चाहिए जो हमने अप्लाई किया है। तो साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर रूट, और अगर आप स्पेसिफिकली कोई सेपरेट एरे बनाते हो जिसमें ये अप्लाई करना चाहते हो तो उन पर भी आप ये तमाम चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद लास्ट जो इस सेशन का पार्ट है हमारे पास वो कुछ फर्दर डेमोस्ट्रेशन है सॉर्टिंग के रिस्पेक्ट से, कि जिस तरह से आप मल्टीपल एरे को आपस में ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से आप एक इंडिविजुअल एरे को पर भी किसी वैल्यू के साथ उसको प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास एरे मौजूद है तो आप मल्टीपल वेज से उसे सॉर्ट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंडिविजुअली बाय रॉज एंड कॉलम। तो इस वक्त इस चंक ऑफ कोड के अंदर आप देख रहे हो कि एक सिंपल एरे है हमारे पास 3x3 का। सबसे पहले हमने इनके एलिमेंट्स को यहाँ पर np डॉट सॉर्ट लिखा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जो सॉर्टिंग की टेक्निक है वो किया हमने, और एक्सेस बता दिया नन, यानी यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक एक्सेस इस्तेमाल नहीं हो रहा। बेहतर तरीके से ये बात हमें सेपरेट चंक पे समझ में आएगी। तो मैं जो चंक ऑफ कोड है उन्हें मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। बाकी कमेंट्स में भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें जिसमें एक्सेस नन मौजूद है, तो इसने क्या किया, जो असेंडिंग ऑर्डर में तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल्टर्ड करके या सॉर्ट करके दिखा दिया है। सेकंड चंक के अंदर हमने यहाँ पर एक्सेस 1 लिखा है, ठीक है। अगर मैं ओरिजिनल एरे को शो करूँ तो वहाँ पर ए है, तो हम यहाँ पर ओरिजिनल एरे भी प्रिंट कर देते हैं एज लाइक दिस, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो ओरिजिनल एरे इस वक्त 1 4 2 3 4 6 0 1 5 है। और अगर आप एक्सेस पे देखो तो एक्सेस पे इसने क्या किया, बाय यूजिंग रॉ 1 4 2 जो एक्सेस था उसे इसने असेंडिंग ऑर्डर में फ़िल्टर किया या सॉर्ट किया, इसी तरह सेकंड को और इसी तरह से थर्ड को। इसी तरह से आप अगर 0 1 लिखोगे तो वो मल्टीपल कॉलम या रॉस को इस्तेमाल करते हुए फ़िल्टर करेगा। सिमिलरली हमारे पास जो चौथा पार्ट है इसका, उसमें आप देख रहे हो कि कॉलम वाइज सॉर्ट बाय अप्लाइंग मर्ज सॉर्ट। अगर आप मर्ज सॉर्ट अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप काइंड बताओगे, ठीक है। ओरिजिनल एरे ए ही है हमारे पास, एक्सेस 0 है, लेकिन हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस के अंदर मल्टीपल टाइप के सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं। तो उसमें अगर आप काइंड बताना चाहते हो कि मर्ज सॉर्ट को टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए सॉर्ट किया जाए, तो आप यहाँ पर काइंड के पैरामीटर्स में वो चीज़ बताओगे जिस तरह से मैंने की है। तो इस वक्त इसके साथ अगर मैं ओरिजिनल एरे को डिस्प्ले करूँ तो यहाँ पर स्पेसिफिकली एक्सेस जो है वो 0 इस्तेमाल किया गया है। तो 0 एक्सेस क्या करता है, वो किसी एक ख़ास पैटर्न या रॉज एंड कॉलम को नहीं देखता, बल्कि वो देख रहा है, देखो 0 -1 और 2, उसके बाद 1 4 5 और 3 4 6, या हर रॉज के अंदर आपके डेटा रॉज के रिस्पेक्ट से या कॉलम के रिस्पेक्ट से मर्ज सॉर्ट पर अप्लाई होता है, और सॉर्टिंग होने के बाद तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं इसकी। फिर इसी तरह से हमारे पास 3 फर्दर चीज़ें हैं जिसपे आप डेटा टाइप्स देख रहे हो, ठीक है। हमने एलियास बनाया डेटा टाइप का, और एक लिस्ट के फॉर्म पर तमाम वैल्यूज़ मौजूद है। उसके बाद हमने कुछ इन तमाम वैल्यूज़ को एक एरे में यहाँ पर फिल किया है, और एरे में फिल करने के बाद हम एक और एरे बना रहे हैं, और उसके ज़रिए से आप देख रहे हो यहाँ पर मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। तो सॉर्ट में एक तो हमारा पैरामीटर ये था कि हम काइंड बताएं और एक एक्सेस बताएं। अब मैंने बताया है कि आप मेरे एरे को जो कि वेरिएबल ARR में मौजूद है उसको आप सॉर्ट करो विथ रिस्पेक्ट टू द नेम। और अगर आप इस एरे को बगौर देखो, इसमें जो मैं एरे बना रहा हूँ यहाँ पर मैं एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि वैल्यूज़ का है, और डेटा टाइप के लिए भी मैं दूसरे वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मज़ीद आसान करूँ तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पे जब ये स्टार्ट किया था तो मैंने टॉप पर बताया
कि एक तरीका तो ये है कि जब आप एक एरे क्रिएट करते हो डिफ़ॉल्ट तौर पे वो इंटीजर आता है, लेकिन साथ ही साथ मैंने बताया था कि आप चाहें तो डेटा टाइप भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी टेक्निक को हमने बॉटम पे यहाँ पर अप्लाई किया और यहाँ पर मैंने डेटा टाइप्स को मल्टीपल वे पे डिफ़ाइन किया हुआ है कि मेरे पास 3 तरह के डेटा टाइप्स होंगे, एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। फिर मैंने वैल्यूज़ बताई, ठीक है, वैल्यूज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं डिफरेंट एरेज़ के फॉर्म पे, और उन दोनों को मैंने अपने ARR एरे में कन्वर्ट किया यानी इंसर्ट करवाया, और उसके बाद मैं इन दोनों को सॉर्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सॉर्ट किया मैंने नेम के रिस्पेक्ट से, और उसके बाद जो सॉर्टिंग की है मैंने उसमें ऑर्डर बताया मैंने ग्रेड ईयर के ज़रिए से, यानी जो CGPA कैंडिडेट ने या स्टूडेंट ने हासिल की है उसके ज़रिए से ये फ़िल्टर करो। तो इस बेस पर अगर मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखो फ़िल्टर होकर आ गई सॉर्ट। तो सॉर्ट बाय नेम पर आप देख रहे हो कि अल्फ़ाबेट A से ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, A के बाद H और उसके बाद P आ रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर CGPA के ज़रिए से किया तो जो ग्रेड यहाँ पर एयर के रिस्पेक्ट से CGPA के ज़रिए से आ रही हैं वो यहाँ पर फ़िल्टर होने के बाद हमें दिख रही हैं। तो दोनों चीज़ें देखी जाएंगी, ग्रेड एयर भी और CGPA भी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये दोनों चीज़ें फ़िल्टर होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये सेशन हमारा लॉन्ग था और इसके अंदर हमने NumPy के मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखने की पूरी कोशिश की। और अगर मैं क्विक रिव्यू दूँ तो सबसे पहले हमने ये जाना कि NumPy क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, C लैंग्वेज पे इस पर लिखा गया। और जो n डायमेंशनल एरे है, आइदर वो आपका एक सिंपल स्केलर वैल्यू हो, एरे हो, मैट्रिक्स हो या फिर टेंसर्स हो, उनको हम इसके ज़रिए से हैंडल करते हैं। और जो भी डेटा आपके पाइथन पे या मशीन लर्निंग या AI के अंदर इस्तेमाल होता है वो एट लास्ट आपके एक न्यूमेरिक डेटा के फॉर्म में आता है। वो एक इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो डेटा हो, वो इन टर्म ऑफ दी डेटा ही आपको मिलेगा। और उसको मैनेज करने के लिए आपको ये NumPy प्रोवाइड की जाती है। आप मल्टीपल वे से एरे को क्रिएट कर सकते हो, उसके साइज़, टाइप्स, पैटर्न देख सकते हो। मल्टीपल वे से क्रिएट करने के बाद हमने देखा कि हम उसे रीशेप, फ्लैटनिंग और इसी तरह से स्लाइसिंग किस तरह से कर सकते हैं। हम एक एरे को पर मल्टीपल वैल्यूज़ का इफेक्ट किस तरह से डाल सकते हैं वो हमने देखा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेस, सम, क्यूमुलेटिव सम वगैरह, ये सारी चीज़ें देखी। फिर दो मल्टीपल एरे के दरमियान अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना या साइंटिफिक ऑपरेशन क्रिएट करना, वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने सॉर्टिंग की कुछ डिफरेंट टेक्निक्स देखी कि हम एरे को डिफरेंट तरीके से सॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं। और एट लास्ट हमने डेटा टाइप्स और वैल्यूज़ के दो अलग अलग एरेज क्रिएट किए और उसके बाद हमने उसे अपने दोनों टेक्निक्स को इस्तेमाल किया, यानी वैल्यूज़ भी कस्टमाइज मैनर पे हमने लिखी और वैल्यूज़ भी कस्टमाइज मैनर पे की, और उसके बेस पर एरे क्रिएट करके भी हमने सॉर्ट करके देखा।